जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। आज आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉन परचक्रण तथा परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन स्पिन तथा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन तथा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। अब ये क्या बात बताता है भी इस कंडीशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है भी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करने के साथ साथ अपनी अक्ष के चारों ओर भी क्या करता है, गति करता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर गति करती है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या है भी अपनी अक्ष के चारों ओर क्या करता है भी गति करता है। और इस गति को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की इस गति को क्या बोलते हैं, परचक्रण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को क्या बोलते हैं भी अपने परचक्रण बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की इस गति को क्या बोलते हैं भी परचक्रणीय गति बोलते हैं। कहने का मतलब क्या बताता है भी ये परमाणु हो गया, ये परमाणु का नाभिक हो गया और यहां पे क्या है भी कोई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करने के साथ साथ वर्ताकार क्या है भी गति करने के साथ साथ अपनी अक्ष के चारों ओर भी क्या करता है, गति करता है। अपनी अक्ष के चारों ओर भी क्या करता है, गति करता है। इस गति को क्या बोलते हैं, परचक्रण गति बोलते हैं। इस गति को क्या बोलते हैं, परचक्रण गति बोलते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो गति करता है उस गति को क्या बोलते हैं भी अपने कक्षीय गति बोलते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता दूं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है उसको कक्षीय गति बोलते हैं। और नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर भी क्या करता है, गति करता है। उस गति को क्या बोलते हैं भी परचक्रण गति बोलते हैं। और आज का टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन परचक्रण। परचक्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी आपका स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको, स्पिन बोलते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की परचक्रण गति में परचक्रण कोणीय समवेग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की परचक्रणीय गति में परचक्रण कोणीय समवेग क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की परचक्रण गति में परचक्रण कोणीय समवेग क्या हो जाएगा आपका। जिस परचक्रण कोणीय समवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं भी अपने कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका एस रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। यहां पे जो एस दिखाया गया है वो तो क्या है भी आपका कैपिटल एस है। यहां पे जो एस प्रदर्शित किया गया है वो तो आपका क्या है भी कैपिटल एस है। और ये इसके अंदर जो आपका एस प्रदर्शित किया गया है वो आपका क्या है भी स्मॉल एस है। क्या है भी आपका स्मॉल एस है। और इस स्मॉल एस को क्या बोलते हैं, परचक्रण क्वांटम संख्या। इस स्मॉल एस को क्या बोलते हैं भी आप, परचक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। और जिसका मान क्या होता है 1/2, जिसका एक संभावित मान क्या होता है भी आपका 1/2 होता है। आप क्या है भी इसको h/2 एक क्या होता है भी आपने पढ़ा होगा भी h/2 पाई को आप क्या h/2 पाई को क्या लिख सकते हो भी h से भी डिनोट कर सकते हो। h क्या होता है भी आपका h/2 पाई होता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, एक मिनट रुकिए। तो क्या है भी आप इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो, s रूट एस
S+1 और आपका H कट। ठीक है, ये तो हो गया अभी आपका इलेक्ट्रॉन का परचक्रण कोणीय समवेग। अब अपने डिस्कस करते हैं भी अपने विपरचक्रण कोणीय समवेग के, विपरचक्रण कोणीय समवेग के किसी संभावित दिशा में घटक क्या होंगे या संभावित दिशा में मान क्या होगा। विपरचक्रण कोणीय समवेग का किसी संभावित दिशा में मान, परचक्रण कोणीय समवेग का किसी संभावित या कोई भी दिशा मान लो, दिशा में मान, अपने z दिशा मान ली, दिशा में मान। अब कितने मान हो सकते हैं विपरचक्रण कोणीय समवेग का Sz, कितने मान हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा इस फैक्टर पे 2s+1 और स्मॉल s की वैल्यू क्या है भी आपकी 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बी दो मान हो सकते हैं किसी विशिष्ट दिशा के अंदर, x मान लो, y मान लो, z मान लो, परचक्रण कोणीय समवेग के, तो वो क्या होंगे आपके ±1/2 h/2π या ±ms h कट, ±ms h कट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है आपका। ये क्या हो गया अभी परचक्रण कोणीय समवेग का z दिशा के अंदर मान होगा। परचक्रण कोणीय समवेग का जो टोटल मान होगा वो तो ये होगा, तो यहां से जो टोटल मान होगा वो क्या आ जाएगा भी आपका s √1/2 1/2 + 1 h कट और s 3/2 3/2 × 1/2 3/4 और आपका h कट, ये आ गया, ये आ गया भी आपका टोटल जो मान प्राप्त होता है s = √3/4 h कट। किसी एक डायरेक्शन के अंदर जो आपका मान प्राप्त होगा वो क्या है भी आपका ये प्राप्त होगा, और यहां पे जो आपके ms के जो मान प्राप्त होते हैं या तो +1/2 या ms का जो मान प्राप्त होता है -1/2, इस +1/2 को तो बोलते हैं भी स्पिन अप और इसको बोलते हैं भी अपने स्पिन डाउन। इस ms की वैल्यू +1/2 को तो बोलते हैं भी अपने स्पिन अप और ms की वैल्यू 1/2 को बोलते हैं भी अपने स्पिन डाउन। ठीक है, ये तो हो गया भी आपका परचक्रण कोणीय समवेग इलेक्ट्रॉन का। ये तो हो गया भी इलेक्ट्रॉन का टोटल परचक्रण कोणीय समवेग, और जो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर ये हो गया भी इलेक्ट्रॉन का किसी दिशा के अंदर परचक्रण कोणीय समवेग क्या होगा। ठीक है, अब ये बताता है भी इलेक्ट्रॉन का परचक्रण कोणीय समवेग तो होता है, इसके साथ साथ परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। क्या होता है भी इलेक्ट्रॉन का परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। वो परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है पहले उसके बारे में भी अब हमें डिस्कस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन का परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण वो क्या हो जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रॉन का परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा अभी यहाँ पे μs -GS E/2m s सदिश होगा।
कैपिटल एस। ये आपका क्या कहलाएगा अभी, इलेक्ट्रॉन का परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। वैसे इसको डिराइव नहीं कर सकते, बट क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सॉरी क्लासिकल थ्योरी के अंदर इसको क्या है भी डिराइव नहीं कर सकते, बट ये इस प्रकार से मानते हैं भी, ये इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है, डेरिवेशन आपका इसका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताता है भी, यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और ये यहाँ पे क्या है भी आपका परचक्रण कोणीय समवेग, परचक्रण कोणीय समवेग, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये परचक्रण कोणीय समवेग की है, तो ये परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की है। परचक्रण कोणीय समवेग तथा परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये कौन साइन करता है भी, नेगेटिव साइन इस बात को क्या करता है भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जीएस फैक्टर का मान होता है, यहाँ पे जीएस फैक्टर का मान जो प्रायोगिक मान होता है वो 2.0024 होता है, बट अपने यूज क्या करते हैं, जीएस इक्वल टू 2 यूज करते हैं। जीएस इक्वल टू क्या है भी 2 यूज करते हैं, ठीक है। अब एक बात और डिस्कस करते हैं भी, ये हो गया। अब एक चीज डिस्कस और भी करते हैं, कंडीशन भी पढ़ते हैं अपने, वो क्या है भी, चक्रण जाइरोमैग्नेटिक, चक्रण जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति का मान कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति के मान से दुगना होता है। चक्रण जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति का मान कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति के मान से क्या होता है भी दुगना होता है। जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति क्या होती है भी, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय समवेग के अनुपात को कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति बोलते हैं। तो आपकी जो चक्रण जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति होगी वो क्या होती है भी आपकी म्यू एस अपॉन एस माइनस 2e अपॉन 2m, क्योंकि यहाँ पे जीएस फैक्टर की वैल्यू क्या है भी 2 है। कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति क्या हो जाएगी आपकी म्यूएल अपॉन एल माइनस ई अपॉन 2m। तो ये बोल सकते हैं भी चक्रण जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति का मान कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति के मान से क्या होता है, दुगना होता है। कक्षीय जाइरोमैग्नेटिक निष्पत्ति के मान से क्या होता है भी आपका दुगना होता है। एक आपका क्या है भी ये रिजल्टेंट था। अब बात करते हैं विपरमाणु के बारे में। विपरमाणु के अंदर क्या होते हैं भी अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं भी अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या है भी कक्षीय गति करने के साथ साथ, कक्षीय गति कौन सी हो जाएगी भी, नाभिक के चारों ओर की गति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर की गति क्या कहलाती है, कक्षीय गति कहलाती है। और कक्षीय गति के साथ क्या है भी इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर भी क्या करता है, गति करता है, तो वो क्या कहलाएगी भी चक्रण गति कहलाएगी। तो आपका जो टोटल कोणीय समवेग होगा इलेक्ट्रॉन का वो परचक्रण और चक्रण गति के योग के बराबर होगा। टोटल कोणीय समवेग होगा वो क्या होगा भी आपका परचक्रण और चक्रण गति के योग के बराबर होगा। वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे या क्या होगा उसका बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या हो जाएगा अभी आपका, ये हो जाएगा बे क्या है भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है बे कक्षीय गति करने के साथ साथ क्या है भी चक्रण गति भी करते हैं, जिसके कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है भी कक्षीय गति करने के साथ साथ क्या है भी चक्रण गति भी करते हैं, जिसके कारण क्या है भी इलेक्ट्रॉन के कुल कोणीय समवेग का मान
कक्षीय कोणीय समवेग तथा परचक्रण कोणीय समवेग के मान के क्या होता है भी बराबर होता है। तो यहां पे जे क्या है भी आपका कुल कोणीय समवेग, एल क्या है भी आपका कक्षीय कोणीय समवेग, और एस क्या है भी आपका परचक्रण कोणीय समवेग। ठीक है, और यहां पे जो ये होंगे वो क्या कहलाएंगे भी म्यू जे कुल चुंबकीय आघूर्ण, म्यू एल कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और आपका म्यू एस परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पे जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या भी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के क्या होगा बराबर होगा। क्लियर आपका यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद में ये भी डिस्कस करते हैं, यहाँ पे भी क्या है भी जो म्यू जे की डायरेक्शन होगी, यहां भी जो म्यू जे की डायरेक्शन होगी वो जे सदिश की डायरेक्शन की क्या होती है भी विपरीत होती है। तो यहां पे जो म्यू जे होगा उसको क्या है भी किस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू जे होगा उसको क्या लिख सकते हैं माइनस जी ई अपॉन 2m जे सदिश। ये क्या कहलाएगा आपका कुल चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी कुल चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। या जी यहां पे क्या डिपेंड करता है भी परमाणु की अवस्था पे डिपेंड करता है, परमाणु की अवस्था पर डिपेंड करता है। और इस जी को क्या बोलते हैं भी लांदे विभाजन गुणांक। भी कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका ये हो जाएगा, जी का मान क्या है भी परमाणु की अवस्था पे डिपेंड करता है। इस जी को क्या बोलते हैं भी लांबे विभाजन गुणांक बोलते हैं। यदि परमाणु के अंदर शुद्ध कक्षीय गति हो रही है, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की शुद्ध कक्षीय गति हो रही है तो आपका जी फैक्टर का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि शुद्ध परचक्रण गति हो रही है तब आपका जी फैक्टर का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही माना था अभी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के अंदर वैल्यू 1 थी, वहां पे म्यू एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m एल सदिश था। परचक्रण गति के अंदर क्या था भी आपका म्यू एल इक्वल टू म्यू एस इक्वल टू माइनस 2e अपॉन 2m एस सदिश था। और यहां पे यदि जो जटिल गति होगी या जो मिक्स गति होगी वहां पे इस जी का मान क्या है भी 1 तथा 2 के बीच भी हो सकता है, 1 तथा 2 के बीच भी हो सकता है। ये था आपका इलेक्ट्रॉन परचक्रण तथा परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब इससे जो अगला वाला टॉपिक होगा वो है भी आपका बायो-सावर्ट का नियम। इससे जो अगले वाला जो टॉपिक है वो है भी आपका बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट ने क्या है भी एक नियम प्रतिपादित किया था चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है। उस नियम के बारे में अपने क्या है भी कल डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा सा हम बता देते हैं भी जो बायो-सावर्ट का नियम है जो आपके +2 के अंदर दिया गया है, उस नियम के अंदर क्या बताता है भी जब किसी चालक के अंदर
जब क्या है भी किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर क्या हो जाता है भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भी जब किसी चालक के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर क्या हो जाता है भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं उस नियम को क्या बोलते हैं, बायो-सावर्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायो-सावर्ट का नियम होगा या चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा किन किन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एक तो चालक में गुजरने वाली धारा के मान के ऊपर, उस अल्पांश के ऊपर, ठीक है, जहां पे कोई अल्पांश लेते हैं और जिस बिंदु पे क्या है भी निकालना है उस अल्पांश और उस बिंदु की दूरी के ऊपर, और एक डिपेंड करेगा भी अल्पांश और उस स्थिति सदिश है बिंदु का उसके बीच के एंगल के ऊपर। इन चार फैक्टरों के ऊपर क्या है डिपेंड करेगा, इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या है अपने बायो-सावर्ट का नियम देंगे। उन सभी के बारे में क्या डिस्कस करते हैं कल वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका इतना ही। आगे क्या है भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े कंफ्यूजन से भरे हुए थे, वो आगे क्या है भी आपके 12वीं बेस के टॉपिक है, काफी ज्यादा सिंपल है, उनके बारे में कल करते हैं डिस्कस।